आप लोग रोजाना कोर्ट्स में देखते हैं कि भारतीय अदालतों में दाखिल होने वाली 340 सीआरपीसी की 80% से अधिक एप्लीकेशंस पहली ही सुनवाई में खारिज क्यों हो जाती हैं। अधिकांश लोग समझते हैं कि विरोधी पक्ष ने झूठ बोला है तो 340 में उसको पक्की सजा हो जाएगी, लेकिन जैसे ही कोर्ट्स में अर्जी लगाते हैं तो उस अर्जी का मलबा बन जाता है। आज हम उन 7 छिपे हुए कारणों को जानेंगे जिनकी वजह से आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। हम केवल कानून के सेक्शंस नहीं देखेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उन लेटेस्ट सिद्धांतों को भी समझेंगे जो तय करते हैं कि आपकी अर्जी इंसाफ का हथियार बनकर चमकेगी या रद्दी का टुकड़ा बनकर किसी टोकरी में पड़ी होगी। 340 की एप्लीकेशन सफल होकर कोर्ट में मान ली जाए, इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक्सपीडियंसी टेस्ट। आपकी अर्जी न्यायहित में होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि केवल व्यक्तिगत हित के आधार पर 340 का मुकदमा नहीं चलेगा बल्कि न्यायहित के आधार पर चलेगा। और सवाल है कि न्यायहित क्या होता है? न्यायहित होता है कि कोर्ट को केवल आपकी व्यक्तिगत बातों को मानने का मंच न रखा जाए, यह एक सामाजिक हित में काम करने वाली संस्था के रूप में विकसित हो। जो झूठ बोला गया है उसमें देखा जाए कि न केवल आपका नुकसान हुआ है, लेकिन यदि ऐसी बातों को दंडित न किया जाए तो समाज का भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस सिद्धांत का वेरिफिकेशन हमें नेहा संदीप टोडी वर्सेस संदीप खेमराज टोडी के केस में मिलता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पत्नी की मेंटेनेंस की अर्जी में कोई छोटी मोटी विसंगति अगर रह भी गई है तो वह अपने आप में 340 का आधार नहीं बन जाती है। कोर्ट ने बताया कि मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि क्या न्याय हित में, यानी कि सभी के हित में, क्या न्याय हित के लिए मुकदमा चलाना जरूरी है या 340 की अर्जी केवल अपनी पति की रंजिश मिटाने का एक जरिया है। यदि आपकी एप्लीकेशन यह साबित नहीं कर पाती है कि आरोपी का झूठ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर की गई एक चोट है तो उस अर्जी का खारिज होना आप तय मान लीजिए। अगला सिद्धांत होता है प्राइमा फेसाई केस का। जो अर्जी आप लगा रहे हैं उसमें प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद होना चाहिए। 90% अर्जियां इसलिए रिजेक्ट कर दी जाती हैं क्योंकि वे शुरुआती इंक्वायरी में ही दम तोड़ देती हैं। प्रीतिश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2002 का केस था। इसमें कोर्ट ने यह बताया था कि अदालत यह देखेगी कि क्या वाकई कोई अपराध हुआ है या यह केवल आपकी पर्सनल शिकायत है। अगर आपकी शिकायत ठोस सबूतों के बजाय केवल अनुमानों पर टिकी हो तो कोर्ट उसे पहली इंक्वायरी में खारिज कर देगा। लोग अक्सर बिना किसी पक्के दस्तावेजी सबूतों के 340 की एप्लीकेशन लगा देते हैं, जबकि इसका डायरेक्ट एविडेंस फाइल पर होना जरूरी है। एक्सपर्ट ड्राफ्टिंग की सबसे बड़ी टिप यही होती है कि आप कोर्ट के सामने आरोपी का झूठ बनाम अपने पास उस झूठ की काट का एक साफ और तुलनात्मक चार्ट रख सकें। जब तक आप साक्ष्यों का, एविडेंस का यह तुलनात्मक अध्ययन कोर्ट के सामने नहीं दिखाएंगे, मजिस्ट्रेट कभी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का आदेश नहीं देंगे। 2026 में जेबा खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी यही सब कुछ पाया गया था। इस केस में आरोपी ने फर्जी एलएलबी की डिग्री के आधार पर कोर्ट को गुमराह किया और इस मंशा से किया कोर्ट को इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचाकर कोर्ट से उसका जजमेंट लिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस मामले में तो प्रथम दृष्टया केस बन रहा है, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, इंक्वायरी करो। तो ऐसा आपके केस में भी होना चाहिए कि एक प्राइमा फेसाई केस कोर्ट के सामने स्पष्ट हो जाए। अगला पॉइंट है कि आपके केस में बदनीयती नहीं होनी चाहिए, मेंसरिया नहीं होनी चाहिए। अनजाने में हुई गलती झूठा सबूत नहीं कहलाती। जेम्स कुंजवाल के केस में भी यही कहा गया था। जब तक यह साबित ना हो जाए कि झूठ जानबूझकर और बदनीयती से बोला गया है, तब तक 340 की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। अक्सर लोग याददाश्त की कमी को 340 का आधार बना लेते हैं, लेकिन कोर्ट यह देखता है कि क्या आरोपी के मन में सच को बलपूर्वक, प्रयासपूर्वक दबाने का इरादा था। यहां यह महीन सूत्र है
कि आपको आरोपी के आचरण से यह सिद्ध करना होगा कि उसने कोर्ट को धोखा देने के लिए यह सुनियोजित जाल बुना था। पिछले भाग में हमने जिस जेबा खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जिक्र किया है, उसमें भी यह मेंस रिया साफ नजर आती है। कोर्ट में आप झूठे LLB डिग्री के आधार पर खुद को एडवोकेट कहकर वहां जाते हो, तो इससे आपकी मेंस रिया तो साफ नजर आ रही है। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके सिस्टम को धोखा दिया गया हो, तो वहां मेंस रिया खुद ब खुद सिद्ध हो जाती है। अगला सिद्धांत आता है डेलिब्रेट फॉल्सहुड का, जानबूझकर बोले गए झूठ का। इस सिद्धांत का वेरिफिकेशन 23 फरवरी 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सीताराम कुचबेड़िया वर्सेस विमल राणा क्रिमिनल अपील नंबर 1837-38 ऑफ 2011 में मिलता है। यह एक मर्डर ट्रायल था। इसमें गवाहों को जानबूझकर एक एक करके हॉस्टाइल करवाया गया, उनसे झूठी गवाही कोर्ट के रिकॉर्ड पर ली गई और लिखवाई गई, और इस उद्देश्य से लिखवाई गई कि इस बदली हुई गवाही के आधार पर कोर्ट का जजमेंट आरोपियों के पक्ष में आ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जब गवाहों ने हॉस्टाइल होकर पूरी कहानी बदलने की कोशिश की है, तो कोर्ट अब मूक दर्शक नहीं बना रहेगा और उसको बना नहीं रहना चाहिए। ऐसे मामलों में प्रोसिक्यूशन को सेक्शन 340 की कार्रवाई शुरू करने की दिशा में विचार करना चाहिए। यहां अर्जी की ड्राफ्टिंग में आपको गवाह के पूर्व बयानों और मुकरे हुए बयानों के बीच उस धोखाधड़ी के पैटर्न को उजागर करना होता है जिसे कोर्ट ने न्याय का गला घोंटने के बराबर बताया है। अगला सिद्धांत आता है ड्यूटी ऑफ कैंडुअर, निष्कपट गवाही का सिद्धांत। कोर्ट की गवाही पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए, कुछ छुपाया नहीं जाना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। यदि कोई जानबूझकर आधा सच और आधा झूठ बोलता है, तथ्यों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करता है जिससे कोर्ट गुमराह हो जाए, उसे तथ्यों की सही तस्वीर मिल ना पाए, तो यह सेक्शन 340 का आधार बनता है। कोर्ट केवल यह नहीं देखता कि झूठ क्या है, बल्कि यह भी देखता है कि उस झूठ ने न्याय के मार्ग में कितनी बाधा डाली है। यदि आपकी ड्राफ्टिंग यह दिखा दे कि विरोधी पक्ष ने किसी महत्वपूर्ण आदेश या दस्तावेज को कोर्ट से जानबूझकर छुपाया है, तो आपकी अर्जी के सफल होने की संभावना दोगुनी हो जाती है। एक केस था इन री क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, SLP नंबर 5490 ऑफ 2024 थी। इसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। उस केस में कोर्ट ने यह माना था कि सेक्शन 195 और सेक्शन 340 CRPC की प्रक्रिया केवल अदालतों यानी कोर्ट्स के लिए होती है, और यदि मामला किसी ऐसे ट्रिब्यूनल के सामने है जो कोर्ट होने की श्रेणी में नहीं आ पाते हैं, तो वहां पार्टीज के पास यह विकल्प रहता है कि झूठी गवाही के मामलों में वे अपनी प्राइवेट कंप्लेंट लें, कोर्ट के सामने फाइल करें और अपने तमाम दूसरे विकल्पों का उपयोग करें। अंतिम और सबसे तकनीकी कारण है सेक्शन 340 की अनिवार्य प्रक्रिया को समझने का, जिसे हम मैंडेटरी प्रोसीजर भी कहते हैं। अनिवार्य प्रक्रिया और अहलावत वाला केस एक तरफ है, दूसरी तरफ कुंजवाल केस का मैसेज है। इन दोनों को हम कैसे एक ही जगह फ्यूज कर सकते हैं, यही हम इस भाग में देखने वाले हैं। MS अहलावत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2001 SCC 278 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जज स्वयं ही प्रोसिक्यूटर और स्वयं ही न्यायाधीश नहीं बन सकता। 90% अर्जियां इसीलिए खारिज हो जाती हैं क्योंकि ड्राफ्टिंग में यह नहीं बताया जाता कि कोर्ट को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों करनी चाहिए। कई बार 340 की एप्लीकेशन में मजिस्ट्रेट साहिबान गलती कर देते हैं और उस 340 की एप्लीकेशन पर इंक्वायरी करके कंप्लेंट फाइल करने के बजाय आरोपी को खुद ही बुलाकर, अपने सामने बुलाकर और उसको दंड देने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। यह गलत है। 340 की इंक्वायरी के बाद उस कोर्ट को जिसमें ट्रायल चला था केवल कंप्लेनेंट बनने का अधिकार है। वह उस मामले में जज नहीं हो सकता
जज होने के लिए उस कंप्लेंट को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा कि आरोपी को बुलाओ और ट्राई करो। एमएस अहलावत वाले केस में यही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की प्रोसीजर बताई गई थी, जबकि जेम्स कुंजवाल का केस थोड़ा सा अलग था। यह स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 9783/2023 थी, जो 13 अगस्त 2025 को डिसाइड हुई थी। इसमें एक्सपीडियंसी के बारे में बताया गया था, तो प्रोसीजर और एक्सपीडियंसी दोनों का मिलान होना जरूरी है। 90% व्यक्तियों की एप्लीकेशन में यह नहीं होता कि वे एक्सपीडियंसी और प्रोसीजर दोनों को सही तरीके से कोर्ट के सामने रखें, और इसी कारण से उनकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है। आपको कोर्ट को यह समझाना होगा कि आरोपी ने न केवल झूठ बोला है, बल्कि उसने रिटर्न कंप्लेंट दर्ज करने लायक गंभीर अपराध भी किया है। जब आपकी अर्जी इस प्रक्रियात्मक खाके में फिट नहीं बैठती, तो उसे स्वीकार करना कोर्ट के लिए असंभव हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोर्ट को करनी होती है, उसकी देहली पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। थ्रेशोल्ड ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 340 की आपकी एप्लीकेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मजिस्ट्रेट आपका यह आर्गुमेंट मान ले कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई यह अपराध हुआ है जिसके बाबत आप बात कर रहे हो, अर्जी लगा रहे हो। 90% मामलों में एप्लीकेंट के एडवोकेट यह भूल जाते हैं कि 340 की स्टेज पर उन्हें सजा नहीं दिलवानी है, सजा दिलवाने वाले आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं, बल्कि उन्हें तो कोर्ट को केवल इस बात पर राजी करना है कि उन्हें इंक्वायरी की जरूरत महसूस हो, उन्हें लगे कि इंक्वायरी अब शुरू कर देनी चाहिए ताकि क्या हुआ यह बात पूरा पता लगे। ऐसी हालत में आपको 3 बातों का सीधा पता होना चाहिए, उनका मिलान आपको आपस में करना पड़ेगा। पहला, आरोपी का झूठ होता है। दूसरा, आपके पास मौजूद आरोपी के उस झूठ की काट हो। और तीसरा, आरोपी के झूठ से सार्वजनिक न्याय के लिए पैदा होने वाला खतरा हो। ये तीनों बातें आपकी एप्लीकेशन में होनी चाहिए, और यही बात प्रतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बताई गई थी कि कोर्ट को यह संतुष्ट होना चाहिए कि शिकायत में दम है, अब इंक्वायरी कर देनी चाहिए। यदि आप आरोपी के बयान और सच्चाई का तुलनात्मक अध्ययन नहीं दिखाओगे, तो पक्का है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करेंगे। अब अंत में सवाल यह है कि आप उस 10% सफल लोगों की श्रेणी में कैसे आ पाओगे जिनकी एप्लीकेशन मान्य हो जाती हैं। जवाब है कि एक्सपर्ट विजन के 340 को ड्राफ्ट करना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यह अनेक बार फाइल करने के बाद जो अनुभव मिलता है उस ही से सीखा जाता है, क्योंकि कानून में बहुत सारा काम अनुभव के आधार पर ही होता है। इसमें कानून की रूह और एमएस अहलावत जैसे केसेस के द्वारा निर्धारित की गई ड्यू प्रोसेस को समझना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का हर लेटेस्ट केस कुछ नया जोड़ देता है, वह भी आपको अपनी ड्राफ्टिंग के समय पता होना चाहिए। यही कारण है कि हम हमेशा कहते हैं कि अपनी 340 की एप्लीकेशन बनाने में इंडियन लीगल सिस्टम से जरूर सलाह करें। हमारी टीम यह जांच करती है कि आपकी अर्जी में वो 7 पिलर्स हैं या नहीं हैं, प्रक्रियात्मक बारीकियां हैं या नहीं हैं, ताकि कोर्ट यह देख सके कि आपका केस वाकई बनता है। यदि आपका केस वाकई बनता होगा तो हम उसे इतना बेजोड़ बना देंगे कि कानून की हर कसौटी पर वह खरा उतरे। सही रास्ता चुनें, अनुभव के साथ चलें। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस किसी कानून से नहीं, गवाहों से तोड़े जाते हैं। एक गलत गवाही, एक बेतरतीब क्रॉस एग्जामिनेशन और सालों की मेहनत बिखर जाती है। प्रोसिक्यूशन तो स्टोरी बनाकर लाता है, पर डिफेंस को सच ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। यहीं पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इंडियन लीगल सिस्टम हर केस में रिकॉर्ड की लाइन बाय लाइन जांच करता है, हर गवाह की विश्वसनीयता को परखता है, हर कॉन्ट्राडिक्शन, हर ओमिशन, हर झूठ को कोर्ट के सामने लाने की योजना बनाता है, कैसे इसको जज साहब के सामने दिखाया जाए। हम सवाल पूछने से पहले रणनीति बनाते हैं, हम निष्कर्ष निकालने से पहले डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, हम झूठ तोड़ते हैं। यदि आपका केस ट्रायल में है, आप फॉल्स एलिगेशन फाइटर हैं या यंग एडवोकेट कलीग हैं, तो तैयारी के बिना कोर्ट में मत जाइए।
अपने केस को इंडियन लीगल सिस्टम के साथ तैयार कीजिए, उसकी इनसाइट्स को देखिए और तोड़ने के औजारों को समझ लीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम का अर्थ है डिफेंस की वैज्ञानिक रणनीति और आपके जीवन व आजादी की असली सुरक्षा।